नमस्कार साथियों, मैं विजय व्यास आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, पिछले वीडियो में अपन ने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष की बात की थी। आज अपन एक नए वंश को पढ़ते हैं जिसका नाम है चोल वंश। तो चोल वंश अपने यहाँ पर सबसे पहली बात आती है, इस चोल वंश का उल्लेख कहाँ कहाँ पर आ रखा है। सबसे पहली बात आती है उल्लेख। इसका सबसे पहला उल्लेख मिलता है अपने को अशोक के अभिलेखों के अंदर। कहाँ पर मिलता है? अशोक के अभिलेखों के अंदर। अशोक के अभिलेखों के अंदर जो दक्षिणापथ है उसमें 3 स्वतंत्र राष्ट्रों का उल्लेख था। कौन कौन से 3 स्वतंत्र राष्ट्रों का उल्लेख था, एक बार अपन इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। एक तो यहाँ पर थे, एक यहाँ पर थे और एक भी। ये 3 स्वतंत्र दक्षिणी भारत के राष्ट्रों का उल्लेख है। ये तो था चेर, ये था आपके पांड्य और ये था आपके चोल। ये जो चेर थे इन्हें केरल पुत्र भी कहा जाता था, केरल पुत्र या केरल पूत भी कहा जाता था। तो अशोक के अभिलेखों के अंदर दक्षिणी भारत के 3 स्वतंत्र राष्ट्रों के बारे में बता रखा है। उनमें से एक वंश का नाम क्या है? चोल वंश। आज अपन इसी चोल वंश के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो अशोक के अभिलेखों में आ रखा है, क्या आ रखा है? दक्षिणा पथ के 3 स्वतंत्र राज्य कौन कौन से थे? चेर या केरल पुत्र, दूसरा था आपके पांड्य और तीसरे थे आपके चोल। उसके बाद में और उल्लेख कहां पर आ रखा है? एक कुरुल नाम का एक ग्रंथ है। ये कुरुल ग्रंथ है, ये किसका है? तिरुवल्लुवर का। ये तिरुवल्लुवर थे जो तमिल भाषा के अंदर एक कुरुल वंश की या कुरुल ग्रंथ की रचना की थी। उसके अंदर भी चोल वंश का उल्लेख आ रखा है। ये कब बनाए गए? ये संगम काल के अंदर बनी थी। इसके अलावा कहाँ पर आ रखा है? पाणिनि की अष्टाध्यायी। पाणिनि की अष्टाध्यायी के अंदर भी चोल वंश का अपने को उल्लेख मिलता है। एक और लेखक हुए हैं जिन्होंने वार्तिक की रचना की है। किसकी रचना की है? वार्तिक की रचना। नाम क्या है उनका? वररुचि, या इन्हें एक और नाम से भी जानते हैं, कात्यायन। वररुचि या कात्यायन। इसके अलावा अपने को इंडिका में भी इसका थोड़ा सा उल्लेख मिलता है। किसकी रचना है? मेगस्थनीज की रचना है। तो देखो इन सब में किस वंश का उल्लेख मिलता है? चोल वंश का उल्लेख मिलता है। अगर अपने से पूछ लिया जाए कि आपको जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो अपने को चोल वंश की जानकारी इन ग्रंथों से प्राप्त होती है। तो एक बार अपन वापस रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला उल्लेख अपने को मिलता है अशोक के अभिलेख के अंदर। अशोक के अभिलेख में क्या रखा है? दक्षिणापथ के 3 स्वतंत्र राज्यों के बारे में बता रखा है, जिसमें से एक चोल है। कुरुल, ये किसकी रचना है? तिरुवल्लुवर की, जो संगम काल के अंदर लिखी गई थी। संगम काल यानी 1ली से 3री शताब्दी के अंदर इस ग्रंथ की रचना हो रखी है। ये तमिल ग्रंथ है और तिरुवल्लुवर वहीं यानी चोल के शासनकाल के अंदर ही थे और इन्होंने कुरुल नाम के एक ग्रंथ की रचना की है। पाणिनि के अष्टाध्यायी के अंदर और वार्तिक के अंदर ये किसकी है? वररुचि या कात्यायन की। ये अष्टाध्यायी इधर लिख दिया, यानी पाणिनि इधर लिख देते हैं अष्टाध्यायी, और ये आपके हो जाएगा लेखक पाणिनि। तो एक पाणिनि की अष्टाध्यायी है, इसके अंदर भी किसका उल्लेख आ रखा है? आपके चोल वंश का उल्लेख आ रखा है। वार्तिक, ये किसकी रचना है? वररुचि या कात्यायन की। अष्टाध्यायी और ये वार्तिक, ये दोनों आपके संस्कृत व्याकरण है। ये किसके ग्रंथ है? संस्कृत व्याकरण के
ग्रंथ है, ये तमिल ग्रंथ है, ये दोनों संस्कृत व्याकरण के ग्रंथ है। और इंडिका किसने लिखी? मेगस्थनीज ने लिखी। ये इंडिका एक यात्रा वृत्तांत है। तो इन सब के अंदर चोल वंश की जानकारी का अपने को उल्लेख मिलता है। अब इस उल्लेख के अनुसार अपन ने ये इतिहास बनाया है, यानी इन्हीं जानकारी के स्रोतों के अनुसार अपन ने चोल वंश का इतिहास लिखा है। इस चोल वंश के इतिहास के अंदर देखो सबसे पहली बात आती है इसके शासक। अब देखो इस चोल वंश का जो इतिहास है इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला तो बांटा गया है पहली सदी और दूसरी सदी से स्टार्ट होता है और तीसरी सदी के अंत हो जाता है, यानी मौर्य काल के लगभग समांतर काल के अंदर ही वो रहता है। उसके बाद में तीसरी सदी से लेकर 9वीं सदी तक इसका उल्लेख अपने को ज्यादा नहीं मिलता है। फिर 9वीं सदी के बाद में जब राष्ट्रकूट वंश का पराभव हो गया, पल्लव वंश शासन करने लगे, तो पल्लवों के सामंत के रूप में इनका उदय होता है। तो ये दो कालों के अंदर चलती है। एक तो संगम काल के समय थी जो लगभग ईसा शताब्दी, पहली ईसा शताब्दी से पूर्व से लेकर दूसरी ईसा शताब्दी तक थी। उसके बाद में अपने को इसका काल मिलता है 9वीं शताब्दी के अंदर मिलता है। तो सबसे पहले अपन प्रारंभिक शताब्दी की ओर चलते हैं। तो चोल वंश अपन पहले बात कर लेते हैं प्रारंभिक कालीन शासक। प्रारंभिक कालीन शासक के अंदर आ गया, यानी संगम काल के अंदर थे। ये किस काल के अंदर थे? संगम काल के अंतर्गत की अपन बात कर रहे हैं। संगम काल के अंतर्गत की बात करते हैं। पहला शासक आता है वपहरे, और ये तो हो गया आपके प्रथम शासक। और वपहरे ने अपनी जो राजधानी बनाई है वो बनाई है उरेयूर। उरेयूर इसकी राजधानी है। उर्वपहरे प्रथम शासक था, इसकी राजधानी थी उरेयूर। इसके बाद में शासक आता है कलिकाल। कलिकाल के बारे में ज्यादा कुछ याद रखना नहीं है। चोल वंश जो प्रारंभिक कालीन चोल शासक थे उसका सबसे प्रतापी शासक था कलिकाल, और इसने एक पुहार नामक नगर की स्थापना की। ये जो पुहार नामक नगर है ये कावेरी नदी के तट पर था। कहां पर था? कावेरी नदी के तट पर था। और यहीं पर पुहार पत्तनम, जिसे कावेरी पत्तनम के नाम से जाना गया, इसकी स्थापना की थी। तो यहाँ पर प्रारंभिक कालीन दो ही शासकों को अपने को याद रखना है। उर्वपहरे जो प्रथम शासक था राजधानी उरेयूर ले गया था, और कलिकाल इसने पुहार नामक नगर की स्थापना की थी। कावेरी नदी के तट पर की थी, इसलिए इसका नाम कावेरी पत्तनम हो गया, और इसे पुहार पत्तनम। देखो पत्तनम का मतलब हो गया बंदरगाह, तो इस काल में ये बंदरगाह का भी प्रयोग लेते थे। अब अपन आगे चलते हैं। ये तो हो गए प्रारंभिक कालीन शासक। अब अपन देखते हैं जो दूसरे शासक आए थे जिनके बारे में अपने को यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो यहाँ पर प्रारंभिक कालीन के बाद में इनका थोड़ा पराभव हो गया था, और वापस तीसरी से 9वीं शताब्दी तक इनका कोई काल अपने को मिलता नहीं है, और फिर 9वीं शताब्दी में इनका वापस उदय हुआ। तो उत्तरकालीन शासक या अपन ये कह सकते हैं बाद वाले शासक आए थे। उनमें सबसे पहला शासक आया था विजयालय। 850 ईस्वी के अंदर जो पहले पल्लवों का सामंत हुआ करता था, उसने अपने तंजावुर क्षेत्र को पल्लवों से छीनकर अपने यहाँ पर चोल वंश की स्थापना की। इसलिए विजयालय को चोलों का द्वितीय संस्थापक भी कहते हैं। तो पहला शासक अपन यहाँ पर लिख लेते हैं विजयालय। तो ये क्या हो गया? चोलों का द्वितीय संस्थापक। विजयालय पहले क्या था? पल्लवों का सामंत हुआ करता था, और 850 ईस्वी के अंदर पल्लवों से तंजावुर जो वर्तमान के अंदर तंजौर नाम से अपन जानते हैं को छीनकर
अपनी राजधानी बनाई। अपनी क्या बनाई? राजधानी बनाई। तो ऐसे ये क्या हो गया? विजयालय यहाँ चोलों का द्वितीय संस्थापक बन गया। इसने राज चिन्ह भी अंकित बनाया। राज चिन्ह क्या बनाया? बाघ। और इसकी जो राजभाषा थी ये थी आपके तमिल। अब देखो एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। विजयालय जो चोलों का द्वितीय संस्थापक कहलाता है, पल्लवों का सामंत था और पल्लवों से क्या छीना है? पल्लवों से तंजावुर को छीना है। जब पल्लवों से तंजावुर को छीन लिया है तो यहां पर क्या स्टार्ट हो गया? पल्लव चोल संघर्ष। यहां पर पल्लव और चोलों का संघर्ष आरंभ हो गया। अब पल्लव और चोलों का संघर्ष निरंतर वहां पर चलता है। दक्षिणी भारत के अंदर पल्लव और चोलों का संघर्ष चलता रहेगा। अगर पल्लवों की उत्पत्ति बात करते हैं, आगे आएगा अपने पल्लव वंश, उस समय और देखेंगे। तो राष्ट्रकूट वंश का खात्मा करके, यानी राष्ट्रकूट वंश को समाप्त करके पल्लव वंश का उदय हुआ। और पल्लव वंश को समाप्त करके वहां पर किस वंश का उदय हो रहा है? नए चोल वंश का उदय हो रहा है। तो 850 ईस्वी में उसने तंजावुर को छीनकर राजधानी बनाई और उसके बाद में उसने राज चिन्ह भी बनाया जिसका है बाघ। और यहाँ प्रारंभिक चोल शासकों का भी राज चिन्ह बाघ था और राजभाषा तमिल थी, और बाद में भी राज चिन्ह बाघ और राजभाषा तमिल रही। इसके बाद में जो शासक आता है वो है आपके आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम का ज्यादा कुछ याद करना नहीं है। आदित्य प्रथम ने पल्लव नरेश अपराजित को पराजित किया। बस आदित्य प्रथम ने पल्लव नरेश अपराजित को पराजित किया। आदित्य प्रथम पल्लव नरेश अपराजित को पराजित किया। बस इसके बारे में और ज्यादा कुछ अपने को पढ़ना है नहीं। एक पल्लव नरेश नहीं, अपन यहाँ पर देख सकते हैं जो पल्लव चोल संघर्ष था वो यहाँ पर भी चल रहा था। इसके बाद में जो तीसरा शासक आता है आपके परांतक प्रथम। परांतक प्रथम ने लौह व रक्त की नीति अपनाई। कौन सी नीति अपनाई थी? परांतक प्रथम ने लौह व रक्त की नीति अपनाई। और पांडे नरेश, यहां पर पल्लव नहीं है, यहां पर कौन आ गए? पांडे नरेश राजसिंह द्वितीय को पराजित कर मदुरै को अपने अधीन किया। यानी इसने किस क्षेत्र को? मदुरै को अपने अधीन किया। तो यहां पर इसने एक मदुरै को जीतने के बाद में एक उपाधि भी धारण की थी। क्या उपाधि धारण की थी? मदुरै कोंड। मदुरै कोंड की उपाधि धारण किसने की थी? परांतक प्रथम ने। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, चोल वंश के अंदर सबसे पहले लौह व रक्त की नीति अपनाने वाला शासक कौन है? परांतक प्रथम। लौह व रक्त की नीति अपनाने वाला परांतक प्रथम ने पांडे नरेश को पराजित किया। अब यहां ध्यान रखना, पांडे पहले यहां पर पल्लव से था, अब यहां पर पांडे नरेश राजसिंह द्वितीय को पराजित किया और मदुरै को अपने अधीन किया। जब मदुरै को अपने अधीन किया तो उसने अपनी उपाधि रखी मदुरै कोंड। इसके बाद में जो शासक आता है अरिमोली। अरिमोली था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये सबसे अगर अपन कहें प्रतापी शासक तो वो था आपके अरिमोली वर्मन। अरिमोली वर्मन के बाद में आएगा आपके राजेंद्र प्रथम। तो ये दो शासक को अपने में चोल वंश में याद रखना है। सबसे पहला आ जाएगा आपके 4 नंबर पर अरिमोली वर्मन। इसका शासनकाल भी अपने को याद रखना है, 985 ईस्वी से लेकर 1014 ईस्वी।
अरिमौलीवर्मन के बारे में सबसे पहली बात अपने को ये याद रखनी है कि जब ये शासक बना तो सबसे पहले उसने उपाधि धारण की थी राजराज प्रथम की, और इसने सारा कार्य अपना राजराज प्रथम के नाम से ही किया है, और आपको अपनी किताब के अंदर भी राजराज प्रथम ही नाम मिलता है। तो इसका सबसे पहली उपाधि जब ये शासक बना 985 ईस्वी के अंदर, तो इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? राजराज प्रथम की उपाधि धारण की थी। ये जो राजराज की प्रथम है, इसने दक्षिणी भारत पर एक छत्र शासन किया, यानी दक्षिणी भारत जो अपन ने पहले देखे थे, केरल पुत्र जो चेर थे, पांड्य थे, पल्लव थे, चोल स्वयं थे, ये स्वतंत्र राष्ट्र थे। तो इन सब को एकीकृत करके दक्षिणी भारत पर एक छत्र शासन करने वाला कौन हो गया? अरिमौलीवर्मन। आप इस अरिमौलीवर्मन के स्थान पर नाम याद रखना राजराज प्रथम, क्योंकि जब यहाँ पर उसने शासन स्टार्ट किया तो इसने अपनी उपाधि क्या रख ली? राजराज प्रथम। अब जो सारे कार्य कर रहा है उसमें अपनी उपाधि के नाम से चलेगा राजराज प्रथम। अब देखो, इसने श्रीलंका के शासक, श्रीलंका वहां पर उस समय नाम क्या आता है? सिंहल प्रदेश। श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को भी पराजित किया, महेंद्र वर्मन को पराजित किया, और उसकी राजधानी, क्या नाम था महेंद्र पंचम की राजधानी का? अनुराधापुरम को भी लूटा। यानी उसने यहां पर महेंद्र पंचम को पराजित किया और उसकी राजधानी अनुराधापुरम को लूटा, जो कहां पर है? श्रीलंका के अंदर, और उस समय इसका नाम क्या था? सिंहल प्रदेश। उसके अलावा इसने लौह व रक्त की नीति भी अपनाई, लौह व रक्त की नीति भी अपनाई। आगे देखते हैं अपन, चेर नरेश भास्कर वर्मन और पांड्य नरेश अमर भुजंग को भी पराजित किया। किस किस को पराजित किया है? देखो, एक तो महेंद्र पंचम को पराजित किया है, उसके अलावा चेर के भास्कर वर्मा को और अमर भुजंग जो पांड्य नरेश थे, इन दोनों को भी पराजित किया। किस नीति से पराजित किया? लौह व रक्त की नीति से पराजित किया। लेकिन इन सब के बावजूद भी अपने को राजराज प्रथम को याद रखना है, वो रखना है तंजौर के राजेश्वर मंदिर का निर्माण। तंजौर के, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? राजराज प्रथम। यह ऑप्शन में यह भी दे सकता है अरिमौलीवर्मन। इसने इसका निर्माण करवाया था 1010 ईस्वी के अंदर ग्रेनाइट के पत्थरों से। कौन से पत्थरों से बना है? ग्रेनाइट के पत्थरों से बना है। इसका राजराजेश्वर मंदिर का ही एक और नाम रखा गया है, बृहदेश्वर मंदिर। राजराजेश्वर मंदिर का ही दूसरा नाम क्या है? बृहदेश्वर मंदिर। बना कब था? 1010 के अंदर। अभी 2020 चल रहा है, यानी 1010 साल पहले इसका निर्माण करवाया गया था। 2010 के अंदर जो अपने आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसने, यानी इसके 1000वें साल, 2010 का मतलब क्या हो गया? इस मंदिर को बने हुए 1000 साल हो गए थे, तो 1000 साल यानी आरबीआई ने 1000 का सिक्का जारी किया। किसके ऊपर किया? इस मंदिर के ऊपर।
जो राज राजेश्वर मंदिर के 1000वें साल 2010 ईस्वी के अंदर 1000 का सिक्का जारी किया है। किस पर जारी किया है? इस राज राजेश्वर मंदिर पर जारी किया है। ये भी याद रखना, बहुत बार कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि 2010 में आरबीआई ने जो 1000 का सिक्का जारी किया था वो किस मंदिर के उपलक्ष्य में किया था? कि वो राज राजेश्वर मंदिर के 1000 साल पूरे होने पर किया था। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची के अंदर भी सूची में शामिल किया है। इसे यूनेस्को ने भी विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? विमान का मतलब क्या होता है? शिखर। इस मंदिर का जो सबसे प्रमुख भाग है वो इसका शिखर है। शिखर का मतलब क्या हो गया? ऊपरी हिस्सा। ये क्या है? ये पिरामिड के आकार का है। पिरामिड आकार का मतलब क्या हो गया? पिरामिड के आकार का है। और इसके कितने फलक है? 8 फलक है। इस पिरामिड में कितने फलक है? 8 फलक है। ये 8 फलक वाला एक मंदिर है। इसका सबसे प्रमुख, जो अपन ये कह सकते हैं मंदिर का सबसे प्रमुख भाग है, वो इसका विमान या शिखर। जो यहाँ पर आगे चोल वंश के काल या कला को भी पढ़ेंगे, उस समय अपन देखेंगे कि ये विमान या शिखर किसकी विशेषता है। तो चोल कालीन जितने भी मंदिर बने थे उनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ये विमान या शिखर। ये किस आकार का बनाते थे? पिरामिड के आकार का बनाते थे। और इसके कितने फलक होते हैं? 8 फलक होते हैं। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया है। तो ये बात थी अरिमोलीवर्मन की, जिसे किस नाम से जाना जाता है? राज प्रथम के नाम से जाना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन यही आता है तंजावुर के राज राजेश्वर मंदिर का। चलो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अरिमोलीवर्मन का काल आता है 985 से लेकर 1014 ईस्वी तक। इसकी उपाधि, जब ये शासक बना तो राज प्रथम की उपाधि धारण की थी। दक्षिणी भारत पर एक छत्र शासन करने वाला चोल वंश का प्रथम शासक यही था। उसके बाद में उसने श्रीलंका के जो महेंद्र पंचम है उसको पराजित किया और इसकी राजधानी थी अनुराधापुरम, उसको लूटा। लोवेरक्त की नीति अपना रखी थी और चेर नरेश भास्कर वर्मन को भी लूटा और पांडे नरेश अमरभुजन को भी पराजित किया। उसके बाद में इसने 1010 ईस्वी के अंदर, यानी 1010 ईस्वी के अंदर, याद रखना आसान है, आज से 10 साल पहले, तो आज वर्तमान आज के समय में आप 2 का भाग दे दो, ये आ जाएगा। 1010 ईस्वी के अंदर ग्रेनाइट के पत्थरों से उसने राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किया था, जिसका एक और नाम है बृहदेश्वर मंदिर। इस बृहदेश्वर मंदिर के उपलक्ष्य 1000वें साल के उपलक्ष्य में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1000 रुपए का सिक्का जारी किया। 1000 का एक ही सिक्का जारी किया था। किसके उपलक्ष्य में किया था? राज राजेश्वर मंदिर के 1000 साल पूरे होने के उपलक्ष्य के अंदर किया था। यूनेस्को ने भी इसे विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल कर रखा है। विमान या शिखर, इसका सबसे प्रमुख भाग है इसका विमान या शिखर, जो सबसे ऊपरी भाग होता है। और ये कितने फलक से निर्मित है? 8 फलकों से निर्मित एक पिरामिड के आकार की आकृति से निर्मित है। तो ये बात आती है अपने राज प्रथम की। राज प्रथम के बाद में जो अगला शासक आता है वो है आपका राजेंद्र प्रथम, जिसकी उपाधि है वीर राजेंद्र। जब राजेंद्र प्रथम 1014 के अंदर शासक बनता है तो इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? वीर राजेंद्र की उपाधि धारण की थी। आप इन 2 शासकों के बारे में याद रखोगे, क्योंकि यही 2 शासक है जो चोल वंश के अंदर प्रश्न बनाते हैं। पहला आ गया अरिमोलीवर्मन यानी राज प्रथम, और दूसरा आ जाएगा आपके राजेंद्र प्रथम या वीर राजेंद्र। तो अगला 5 नंबर का शासक आ गया आपके राजेंद्र प्रथम, 1014 ईस्वी के अंदर शासक बना। और जो 1044 ईस्वी तक शासक रहा, 1014 से 1044 ईस्वी तक शासक रहा। इसकी उपाधि हो गई वीर राजेंद्र या राजेंद्र प्रथम इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। अगर ये बात करें
कि इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, यानी चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, वो है आपके राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने अपनी नौसेना भी बनाई, इसकी बहुत बड़ी नौसेना भी थी। इस नौसेना के कारण इसने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसके अलावा जावा, सुमात्रा, पेगू, मर्तबान, इन द्वीप को भी विजित किया। यानी इसकी इतनी अच्छी नौसेना थी कि इसने अपनी नौसेना के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जावा, सुमात्रा, पेगू, मर्तबान द्वीप समूह, इनको भी क्या किया है, जीत लिया है। इसके अलावा इसने, जैसे अपने इसके पिताजी थे वो थे अरिमोली वर्मन, उसने भी श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को हराया था, और इसने राजेंद्र प्रथम ने उससे 2 कदम आगे, यानी इसने श्रीलंका के शासक उस समय भी कौन था, महेंद्र पंचम की हत्या कर, उसकी हत्या कर दी। यानी इसके पिताजी ने तो केवल इसको हराया था, इसने क्या किया है, उसकी हत्या कर दी। श्रीलंका या सिंहल प्रदेश को अपने अधीन किया, यानी इसने श्रीलंका को भी अपने अधीन कर लिया। इसने भी अपने पिता की तरह दक्षिणी भारत पर एक छत्र शासन किया, एक छत्र शासन, यानी अपने पिता से जो साम्राज्य मिला था उसे बहुत अच्छी तरीके से संभाला था। बाद में ये आगे बंगाल और बिहार की तरफ बढ़ता है, तो बंगाल क्षेत्र और बिहार क्षेत्र का एक शासक होता है महिपाल, को पराजित किया। यानी बंगाल और बिहार क्षेत्र का एक शासक है महिपाल, इसको पराजित किया। इसके अलावा कलिंग, ओड का हो गया उड़ीसा, दक्षिणी कौशल, मगध व गंगा के क्षेत्र विजित किए। इसके अलावा इसने क्या किया है, कलिंग, ओड यानी उड़ीसा, दक्षिणी कौशल, मगध और बंगाल और बिहार तो पहले ही ये जीत चुका है, तो लगभग जो उत्तर भारत के प्रमुख शासन थे वो इसने विजित कर लिए। यानी अपन ये कहें तो गंगा के मैदान को इसने जीत लिया। गंगा के क्षेत्र का जो मैदान था उसने पूरे सबको इसने, जो राजेंद्र प्रथम है, इसने जीत लिया है। किस क्षेत्र को जीत लिया है, गंगा के क्षेत्र को जीत लिया है। जब इसने गंगा के क्षेत्र को विजित कर लिया था, यानी गंगा के मैदानी क्षेत्र में जितने भी साम्राज्य हैं उन सब पर जीत हासिल कर ली थी, उन सब पर विजय हासिल कर ली थी, तो इसने अपने आप को एक उपाधि प्रदान की, गंगे कोंड की। तो ये क्या करता है, जब गंगा के क्षेत्र को यानी गंगा के इलाकों को जीत जाता है तो एक उपाधि धारण करता है। किसकी उपाधि धारण करता है, गंगे कोंड की उपाधि धारण करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ जाता है कि गंगे कोंड की उपाधि धारण करने वाले शासक का नाम बताइए, तो आपके आ जाएगा राजेंद्र प्रथम। तो इन उपाधियों में दूसरी उपाधि अपन लिख देते हैं, गंगे कोंड की उपाधि धारण करता है। एक बार इसके बारे में और भी है, एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद साफ करके आगे और करेंगे। राजेंद्र प्रथम शासनकाल आएगा 1014 से 1044 ईस्वी तक। वीर राजेंद्र इसकी उपाधि थी। इसके पास बहुत अच्छी नौसेना थी। इस नौसेना के बलबूते उसने अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जावा है, सुमेत्रा है, पेगू है, मर्तबान है, इन सब द्वीपों पर विजित करता है। श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम इसकी हत्या कर देता है। इसके पिताजी तो केवल इसको हराते हैं, लेकिन ये इसकी हत्या कर देता है। इसके पिताजी इसकी राजधानी, जो श्रीलंका की राजधानी थी, क्या नाम था, अनुराधापुर,
इस अनुराधापुरम को तो इसके पिताजी ने लूटा था, लेकिन इस अनुराधापुरम को ये अपने ही साम्राज्य के अंदर मिला लेता है। दक्षिणी भारत पर एक छत्र शासन करने वाला शासक है। बंगाल, बिहार, कलिंग, उड़ीसा, दक्षिणी कोसल, मगध यानी गंगा के लगभग सभी क्षेत्रों को ये विजित कर लेता है। जब ये गंगा क्षेत्र को विजित कर लेता है या गंगा पर जीत हासिल करता है तो गंगेकोंड की उपाधि धारण करता है। आप इसको याद रखोगे और इंपॉर्टेंट लिख लोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गंगेकोंड की उपाधि धारण किस चोल शासक ने गंगेकोंड की उपाधि धारण की थी। किसने की थी? राजेंद्र प्रथम ने। पहली उपाधि वीर राजेंद्र, दूसरी उपाधि गंगेकोंड। आगे चलते हैं। अब जब इसने गंगेकोंड की उपाधि धारण कर ली थी तो कावेरी नदी यानी अपने मूल स्थान पर आकर इसने एक गंगेकोंड चोलपुरम इस नगर की स्थापना की। क्या नाम है नगर का? गंगेकोंड चोलपुरम। इस नगर की स्थापना की। इस नगर की स्थापना करने के बाद में इसको राजधानी भी बना ली और यहाँ पर एक मंदिर का भी निर्माण किया जिसका भी नाम गंगेकोंड चोलेश्वर था। अब आगे देखो, इसने यहीं पर गंगे चोलम के नाम से एक तालाब भी बनाया था या चोलम गंगे के नाम से इसने तालाब बनाया था। दोनों ही नाम अलग अलग किताबों में दे रखे हैं। तो सबसे पहले राजेंद्र प्रथम ने, वापस लिख लेते हैं, गंगे कोंड की उपाधि धारण की। गंगेकोंड की उपाधि धारण करने के बाद में कावेरी नदी के तट पर गंगेकोंड चोलपुरम, गंगेकोंड चोलपुरम नगर की स्थापना की। किसकी स्थापना की? गंगेकोंड चोलपुरम की स्थापना की। इसके बाद में इसी स्थान पर यानी ये जो ये गंगेकोंड चोलपुरम है इसको क्या बना ली? अपनी राजधानी बना ली। इतने समय तक कहां पर थी? तंजावुर के अंदर थी। अब कहां पर आ गई? गंगेकोंड चोलपुरम के अंदर आ गई। और गंगेकोंड चोलपुरम के अंदर ही एक मंदिर बनाया। क्या बनाया? मंदिर जिसका नाम रखा गंगेकोंड चोलेश्वर मंदिर। यानी देखो सभी गंगेकोंड, आपको जहां पर भी कुछ गंगेकोंड के नाम से पूछे तो आप आंखें बंद करके नाम लिख देना राजेंद्र प्रथम। गंगेकोंड चोलेश्वर मंदिर का निर्माण कराया और इसी के समीप यानी गंगेकोंड चोलेश्वर मंदिर के समीप ही गंगे चोलम या चोल गंगा का निर्माण कराया। तो यहां पर ये चोल गंगा क्या है? एक तालाब है। ये क्या है? तालाब है। चलो इसको एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। राजेंद्र प्रथम बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। गंगेकोंड की उपाधि धारण की थी। क्यों की थी? इसने लगभग गंगा के मैदानी क्षेत्र में जितने भी क्षेत्र थे, बंगाल, बिहार, मगध, उड़ीसा, कलिंग, इन सब क्षेत्रों को विजित कर लिया था। इसीलिए इसने गंगेकोंड की उपाधि धारण की थी। और उपाधि धारण करने के बाद में कावेरी नदी के तट पर गंगेकोंड चोलपुरम नगर की स्थापना की थी जिसको अपनी राजधानी बनाई। तंजावुर पहले राजधानी थी, अब गंगेकोंड चोलपुरम राजधानी हो गई थी। और इसी राजधानी के अंदर एक प्रमुख मंदिर का भी निर्माण करवाया था जिसका नाम रखा था गंगेकोंड चोलेश्वर मंदिर रखा गया था। और इसी मंदिर के समीप गंगे चोलम यानी चोल गंगा नाम से एक तालाब भी बनवाया था। इसके बाद में जो शासक आता है वो है राजाधिराज प्रथम। अब धीरे धीरे इसका पराभव होने शुरू हो जाता है, यानी इस समय तक ये जो उत्कर्ष की चोटी पर पहुंच गया था, अब धीरे धीरे इसके राज्य का या चोल वंश का पराभव होना शुरू हो जाएगा। तो अब आता है राजाधिराज प्रथम। अगले शासक का नाम क्या है? राजाधिराज प्रथम। चलो इसके बारे में एक दो बातें देख लेते हैं। अगला शासक है आपके राजाधिराज
प्रथम। ये जो राजाधिराज प्रथम है जो 1044 ईस्वी के अंदर शासक बना था। राजाधिराज प्रथम के बारे में सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, कोपम का युद्ध। ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध था। कोपम का युद्ध कब हुआ? राजाधिराज प्रथम के काल के अंदर हुआ। किस किस के बीच में हुआ? राजाधिराज प्रथम और सोमेश्वर के बीच हुआ। ये कहाँ का शासक था? कल्याणी के चालुक्य शासक। ये कहाँ का शासक था? कल्याणी के कल्याणी। आगे अपन चालुक्यों के बारे में भी पढ़ेंगे, तब अलग अलग चालुक्य शासकों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कल्याणी का चालुक्य शासक था। ये कौन? सोमेश्वर। अब देखो, जो ये सोमेश्वर और राजाधिराज प्रथम के बीच में कोपम का युद्ध हुआ था, इस युद्ध के अंदर जो राजाधिराज होता है जो विजेता बन जाता है और इस सोमेश्वर से इसकी राजधानी है कल्याणी पर अधिकार कर लेता है और कोपम के युद्ध के बाद में अपनी एक उपाधि बनाता है विजय राजेंद्र। ये इसकी उपाधि होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ये उपाधि कब मिली थी इसको, तो कोपम युद्ध के विजय के बाद में राजाधिराज प्रथम ने अपने आप को विजय राजेंद्र नाम की उपाधि दी थी। 1044 ईस्वी में शासन का शुरू किया। केवल एक ही चीज अपने को इंपॉर्टेंट के रूप में याद रखनी है, कोपम का युद्ध। इसके बाद में यानी राजाधिराज प्रथम के बाद में चोल वंश के अंदर उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो जाता है। किसका युद्ध प्रारंभ हो जाता है? उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो जाता है। छोटे छोटे शासक आते हैं, बनते हैं, उनके परिवारजनों के द्वारा उसको मार दिया जाता है। इसी प्रकार आगे चलकर एक शासक आया कुलोत्तुंग प्रथम। कुलोत्तुंग प्रथम का मूल नाम था राजेंद्र द्वितीय। ये जो राजेंद्र द्वितीय था, इसके पिता चालुक्य थे और इसकी माता चोल वंश से थी। तो यहाँ पर जनता ने मिलकर इसको शासक बना दिया। यानी एक नए वंश का उदय होता है, चालुक्य चोल वंश का उदय होता है। इसके पिता थे वो थे चालुक्य और इसकी माता थी वो चोल थी। तो चोल वंश धीरे धीरे पराभव पर आ गया। यहाँ पर उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा है। अब इसी उत्तराधिकारी युद्ध के देखते हुए चोल वंश को स्थायी रूप देने के लिए कुलोत्तुंग प्रथम या राजेंद्र द्वितीय को, दोनों एक ही है, राजेंद्र द्वितीय और कुलोत्तुंग प्रथम। अब ये आगे कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से जाना जाता है, तो किताबों में कुलोत्तुंग प्रथम ही लिखा जाता है। कुलोत्तुंग प्रथम को शासक बना दिया जाता है। तो आगे एक नए वंश का उदय हो जाता है जिसमें चालुक्य चोल वंश आता है। चालुक्य और चोल वंश होता चोल वंश के अंतर्गत ही है, तो अपन इसे भी चोल वंश के अंतर ही पढ़ेंगे। तो अगला शासक आ जाएगा अपने कुलोत्तुंग प्रथम। इसका मूल नाम हो जाएगा राजेंद्र द्वितीय। नए वंश की स्थापना, किस नए वंश की स्थापना करता है? चालुक्य चोल वंश। कैसे होती है? इसके जो पिता होते हैं वो तो है चालुक्य और इसकी जो माता थी वो थी आपके चोल। ठीक है। इसे सुगमंतविर्त नाम से जाना गया है। इतिहास में इसे किस नाम से जाना गया है? सुगमंतविर्त। सुगमंतविर्त का मतलब होता है करों को कम करने वाला। करों को कम करने वाला, सुगमंतविर्त, करों को कम करने वाला। इसे किस नाम से, इतिहास में किस नाम से जाना गया है? सुगमंतविर्त के नाम से कुलोत्तुंग प्रथम को जाना गया है। तो ये अपन ये कह सकते हैं ये थोड़ा सा दयालु किस्म का शासक था। इसके बाद में अंतिम शासक के रूप में आता है राजेंद्र तृतीय। इसका जो काल होता है 1269 ईस्वी। 1269 ईस्वी। इसमें इतना ही याद रखना है, चोल वंश का अंतिम
शासक। ये चोल वंश का अंतिम शासक होता है। तो एक बार इन दोनों के बारे में वापस देख लेते हैं। कुलोत्तुंग प्रथम राजेंद्र द्वितीय के नाम से था। नए राजवंश की स्थापना चालुक्य और चोल वंश से, यानी पिता चालुक्य थे, माता चोल है। इसे सुगमंत वीर्ति, ये भी ज्यादा पूछा नहीं गया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। करों को कम करने वाला एक दयालु शासक था। इसके बाद राजेंद्र तृतीय को अपन केवल एक काम के लिए ही याद रखते हैं, क्योंकि ये क्या था, अंतिम शासक था। तो ये हो गया चोल वंश के शासकों के बारे में। कल अपन एक अलग वीडियो पढ़ेंगे जिसके अंदर चोल वंश के प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, चोल वंश की कला के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में अपने रहेगा केवल दो शासन वंश के बारे में रहेगा, चालुक्य और पांड्य। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।